नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के क्लास 10 के एमसीक्यूज करेंगे। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड और बेसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर उनको टेस्ट करके हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेसेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर जो होते हैं ये कलर चेंज करते हैं, इससे भी हम पता लगा सकते हैं एसिड है या बेस है कोई सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लिटमस टेस्ट। तो लिटमस दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। तो जो एसिड होता है, जैसे नाम से पता चलता है एसिड क्या है, डेंजर चीज लगती है। ठीक है, तो डेंजर के लिए रेड सिग्नल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एसिड जब भी कहीं भी पहुंच जाएगा तो वो उसका कलर क्या है, रेड हो जाएगा। अब जो लिटमस रेड है तो वो तो रेड ही रहेगा, लेकिन कोई ब्लू लिटमस है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से क्या, रेड में। इसी तरह बेस वाला, बी से बेस, बी से ब्लू, तो ये ब्लू रहता है हमेशा। रेड वाला है तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा बेस के अंदर, और अगर वो ब्लू है तो वो सेम रहेगा, ब्लू ही रहेगा। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर है हमारा फिनोप्थलीन। तो ये क्या है, एसिड में कलरलेस रहता है और बेस के अंदर आते ही इसका कलर क्या है, पिंक में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज में भी एसिड क्या है, रेड रहता है। ठीक है, लेकिन बेस में क्या है, येलो हो जाता है ये। अच्छा, कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से होते हैं, जिसमें क्या है हम स्मेल से चेक करते हैं कि एसिड है या बेस। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ये अनियन, वनीला, क्लोव ये होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसिड के अंदर ये अपनी स्मेल क्या है, रिटेन करते हैं, यानी कि जैसी इनकी स्मेल आती है वो नॉर्मली वही आएगी, लेकिन जैसे इनको बेस में डाला जाता है तो ये अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं। तो अगर इनकी स्मेल रिटेन रह रही है तो वो एसिड है, अगर लूज हो जा रही है स्मेल तो वो क्या है, बेस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। तो किसी भी एसिड या बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करा जाता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो हाइड्रोजन गैस होती है ये बर्न विद पॉप साउंड, यानी पॉप साउंड आती है जब ये बर्न होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एग्जांपल। तो जिंक और H2SO4 का जब रिएक्शन होता है तो जिंक क्या है, Zn2+ आयन होता है इसका। तो H2SO4 का जो SO4 है ये इसके साथ कंपाउंड बना लेता है, ये ZnSO4 बन जाता है। और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसी तरह एसिड और मेटल कार्बोनेट्स का, कार्बोनेट्स यानी कि CO3 पीछे लगा होता है जिनके, वो कार्बोनेट होते हैं। तो उनका जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट के साथ साथ वाटर, और ये इंपॉर्टेंट है, CO2 रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं आप, HCl प्लस Na2CO3 गिव्स NaCl, ये सॉल्ट हो जाएगा, और वाटर प्लस CO2। अब ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन में आप नाम से पता कर सकते हैं, इसमें क्या है, एसिड और बेस क्या है, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है ये। तो एसिड का एग्जांपल HCl ले लिया, NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो HCl के दो आयंस होते हैं हमारे, H+ और Cl-, इसी तरह Na+ और OH-। ठीक है, तो यहाँ क्या है, H और OH मिलके ये वाटर बना देते हैं, और Na और Cl मिलके क्या है, यहाँ पर NaCl बना देते हैं। अच्छा, आपको ये ध्यान देना चाहिए, एसिड के अंदर क्या है, H+ आयंस होते हैं, और H+ आयंस जब H2O के साथ मिलते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो यही क्या है, इसके एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिस के अंदर क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH- वाला आयन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन सब्सटेंसेस हैं और उनके पीएच वैल्यू दे रखी है। तो ये एनसीईआरटी की बुक में ये दी हुई है, तो इसलिए इनको तो याद रखिएगा आप। तो गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टमक में हमारे प्रोड्यूस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है। लेमन की पीएच वैल्यू 2.2 है। प्योर ब्लड जो होता है वो 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका फॉर्मूला MgOH² होता है, इसका 10 होता है, और NaOH का 14 होता है। अच्छा, ये आपको पता होगा, वैसे मैं बता देता हूँ फिर भी। पीएच वैल्यू अगर आपकी 7 है तो वो चीज न्यूट्रल होती है, 7 से कम हो जाती है, ठीक है, तो वो एसिडिक नेचर की हो जाएगी, और 7 से 14 तक होता है तो 7 से 14 के बीच में जो होगा वो बेसिक हो जाएगा, तो इसके बीच में हो जाएगा ये एसिडिक हो जाएगा। 0 से 7 एसिडिक, 7 हो जाएगा न्यूट्रल, और 14 जो हो जाएगा वो 14 और 7 के बीच में जो होगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ नेचुरल सोर्सेज देखते हैं, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये देखते हैं। तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसको इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज हो गया या फिर कोई भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं जितने भी, उनके अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑरेंज के साथ साथ लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है,
टेमेरेंट इमली जो होती है उसके अंदर टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो ये नाम से सिमिलर हो रहा है टेमेरेंट और टार्टेरिक। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कर्ड या फिर डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनमें क्या है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो आगे आता है एंट या बी स्टिंग, तो चींटी या मधुमक्खी का जो डंक होता है उसके अंदर मिथेनोइक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, तो ये पाया जाता है, ठीक है। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, इनके क्या केमिकल फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए और इनके यूजेस पता होने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। तो इसका यूज क्लॉथ्स की ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो सफेद शर्ट होती है उनको और ज्यादा व्हाइट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। और इसका यूज होता है ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर इंडस्ट्री में पेपर की ब्लीचिंग के लिए भी इसका यूज होता है। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। और वाटर को क्लीन करने के लिए, इसमें क्या जर्म्स इसके किल करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पे होता है, बेकिंग सोडा का यूज हमारा बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसको एंटासिड की तरह भी यूज करते हैं, जो इनो होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला ये होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे, ठीक है। अगला आता है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है इसे। इसका यूज ग्लास में, सोप, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो इसका नाम ही वॉशिंग सोडा है, इसीलिए साफ सफाई के लिए तो काम होगा ही इसका, ठीक है। ये देखते हैं जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, तो इसका काम पीओपी की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ये, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। तो इसका काम कहां पे आता है, सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर लगता है उसमें पीओपी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका टॉयज और डेकोरेशन मटेरियल बनाने में भी इसी का यूज होता है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज एटसेट्रा हैव अ सोर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ये बता चुका हूं मैं, उनमें क्या है, सिट्रिक एसिड होता है, उसी की वजह से ये खट्टे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स ऑन ट्रीटिंग विद एन एसिड X फॉर्म द जिंक सल्फेट salt along with the evolution of gas Y, which burns with a pop sound when brought near to a burning candle. Identify the acid X and gas evolved Y. तो सबसे पहले क्या हम लिख लेते हैं इक्वेशन को, यहाँ पे जिंक का रिएक्शन करा जा रहा है किसी एसिड के साथ, X के साथ, ठीक है। और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, ZnSO4 हो रहा है, ठीक है। ZnSO4 हो रहा है प्लस एक गैस इवॉल्व हो रही है Y, ठीक है। अब ये गैस का बता रखा है, गैस क्या है, पॉप साउंड के साथ हमारी क्या बर्न होती है, तो पॉप साउंड हमने देखा था हाइड्रोजन गैस में, ये मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। तो Y तो हमारा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस के दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये C और D, ठीक है। अब जो एसिड के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास फॉर्मूला होता है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। तो यहां पर क्योंकि जिंक के साथ जो आयन है वो SO4 है, इसीलिए हमारा आंसर H2SO4 हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंक का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तभी वो ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। An experiment carried out between concentrated sulfuric acid and sodium chloride which react with each other to form HCl gas. Blue litmus paper is brought near the mouth of delivery tube to check the presence of HCl acid, but no change is observed in the color of litmus paper because, तो यहाँ पर क्या एक रिएक्शन हुआ जिसमें HCl गैस हमारी प्रोड्यूस हुई है। तो ब्लू लिटमस पेपर से क्या है, हम टेस्ट करना चाह रहे थे प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड, तो ये यहाँ पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया, उसका हम रीजन देखते हैं। द लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई, litmus paper used is moist. Blue litmus paper does not change its color with an acid. Litmus paper is kept very close to the mouth of delivery tube. तो देखिए blue litmus does not change its color with an acid, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि blue litmus क्या है, एसिड के साथ रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। Litmus paper is kept very close to the mouth, तो close से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचते हैं, ड्राई या मॉइस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो लिटमस पेपर है वो ड्राई है। अब क्योंकि वो ड्राई है तो उसमें क्या है, हाइड्रोनियम आयन हमारा बन नहीं पा रहा है, इसीलिए क्या है, ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसीलिए लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि लिटमस पेपर जो था वो ड्राई था। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। अब देखिए एसिड में हम वाटर ऐड कर देते हैं जब, ठीक है, तो वो क्या है, एसिड डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि क्या है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो ये ऑप्शन 3 तो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब दूसरा न्यूट्रलाइजेशन तब होता है जब एसिड में बेस ऐड किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और एसिड में वाटर ऐड करोगे तो कोई सॉल्ट भी फॉर्म नहीं होगा, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। आयनाइजेशन होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा जरूर, ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following indicators turn red in an acidic solution? तो ये हमने पढ़ रखा है, लिटमस पेपर जो है वो रेड में बदल जाता है, ब्लू है तो रेड में, रेड है तो रेड में ही रहेगा। और इसी के साथ साथ जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो भी एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है? रेड हो जाता है। इसीलिए हमारा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। फिनोप्थलीन नहीं होगा, ये क्या है? एसिड में कलरलेस और बेस में क्या है? ये पिंक हो जाता है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे, तो सेकंड और फोर्थ हमारा डी ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। The sample of soil from a particular place was tested for its pH value. It came out to be 5. Which one of the following should be added to the soil to make it suitable for the plant growth? अब यहाँ पर pH value soil का क्या है? 5 आया है, तो इससे पता चलता है ये क्या है? एसिडिक है। तो इसकी प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें इसमें क्या है? बेसिक चीज ऐड करनी होगी, ठीक है। तो इधर अगर ऑप्शन देखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है? बेसिक नेचर के होते हैं। इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं और इसको क्विक लाइम बोलते हैं। तो इन दोनों को सॉइल में ऐड किया जाता है उसका एसिडिक नेचर कम करने के लिए। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ऐसी हमने रिएक्शन देख रखी है, मेटल कार्बोनेट और एसिड का जब रिएक्शन बनता है तो सॉल्ट, वाटर और CO2 बनता है, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है? CO3 जो है इसको तोड़ेंगे तो यहां से एक CO2 बन जाएगा और एक ऑक्सीजन बचेगा। ये ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन जो है, ठीक है, H+Cl- ये टूटेगा, तो ये इन दोनों मिलके क्या है? वाटर बना देंगे। अब बचता है Ca यानी कैल्शियम और Cl यानी क्लोरीन। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो सॉल्ट होगा, उसकी एक रिएक्शन क्लोरीन की होगी, दो इसकी होगी, तो ये CaCl2 बना देगा, ठीक है, CaCl2 बना देगा, तो जो कि हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं इसे। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो पहले का हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। An ant sting can be treated with dash, which will neutralize the effect of chemical injected by the ant sting into our skin. तो अब देखिए यहाँ पर एंट स्टिंग देख के अगर आपने जल्दी जल्दी में मिथेनोइक एसिड लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है जो चींटी का डंक है उसको ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है, किस चीज से ट्रीट करेंगे वो बताना है। तो वो हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है हमारा एंटासिड की तरह यूज किया जाता है, तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बेस यूज करा जाएगा, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ये रिएक्शन देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पर NH4OH का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका हाइड्रोजन है और इसका जो OH है ये दोनों मिलकर तो वाटर बना देंगे। अब बच्चा ये SO4 आयन, तो इसकी 2 होती है वैलेंसी, ठीक है, और यहाँ पर जो NH4 है इसकी वैलेंसी 1 होती है। देखिए पूरा जो है, अगर NH4 को 1 मानता हूं तो OH क्या है -1 N लगता है इस पे, ठीक है, तो ये -1 है, तो NH4 की इससे हमें पता कर सकते हैं जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। तो NH4 की वैलेंसी 1 है और यहाँ पर SO4 जो है उसकी वैलेंसी 2 है। तो अगर इसका फॉर्मूला बनेगा तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा ये, तो NH4 पर क्या है 2 लग जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा और SO4 जो है उसका क्या है 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्यों किया जाता है? टू मेक वाटर टेस्टियर, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाटर, मेक वाटर जर्म फ्री, मेक वाटर क्लियर। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम करते हैं मेक वाटर जर्म फ्री, तो वाटर के सारे जर्म्स को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। Which among the following represent the chemical formula for plaster of Paris? तो ये हमने पढ़ रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है CaSO4.12H2O। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप AEES PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो AEES PRT कंप्लीट सिलेबस नाम की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।